नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात एक बार फिर से, और वो इसलिए क्योंकि हमारा सबसे अहम, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत प्रदेश, जिसके साथ बहुत ही जातियां हो रही हैं, पहले भी हुई थी लेकिन 2014 के बाद तो लगातार, 2019 के बाद उसको स्टेटहुड ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बनाना, और फिर ये कहना कि नहीं हम आपको बराबर वो दे देंगे, स्टेटहुड दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। 7 तारीख को मंडे था और मंडे को विधानसभा चल रही थी जम्मू कश्मीर की। वहाँ पे उनके स्पीकर साहब अब्दुल रहीम साहब ने एक वक्फ बिल पे एक एडजर्नमेंट मोशन आया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। एडजर्नमेंट मोशन मतलब होता है काम रोको प्रस्ताव, कि सारे काम को रोकिए, पहले इस पर डिस्कशन कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। वक्फ बिल इम्पॉर्टेंट है किसी भी, और ख़ास करके ऐसे राज्य के लिए जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो, और क्योंकि ये उनको इफेक्ट करने जा रहा है। अब इसको ये सोचना ज़रूरी है कि ये जो स्पीकर साहब हैं ये कौन थे, इसको कौन लोग लाए इस मोशन को, और फिर स्पीकर ने इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ज़रा आप ऐसे ही अगर उसको देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उसके बाद भी रिजेक्ट किया जा रहा है, और लग रहा है कि स्पीकर साहब जो है वो कुछ बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। पहले समझ लें वहाँ का जो अभी चुनाव हुआ 2024 में नवंबर में, उसमें कौन क्या था। 90 सीट हैं कुल जम्मू कश्मीर विधानसभा में, तो मानी बात है कि 90 सीट है तो 46 सीट पे आपका मेजॉरिटी होगी। जम्मू कश्मीर के में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको 42 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 90। सब नहीं लड़ी थी, उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था, कांग्रेस और सीपीएम के साथ। 42 सीट्स जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस की 6 और सीपीएम की 1, टोटल इनके पास 49 सीट्स थी, क्लियर मेजॉरिटी। बीजेपी के पास 29 सीट्स थी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, वो अपोजिशन में बैठी है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसके पास है। जो बाकी सीटें हैं 12, उसमें पीडीपी 3, आम आदमी पार्टी 1, अदर्स पार्टी में 1 और इंडिपेंडेंट 7, तो 12 सीटें ये हो जाती हैं। अब ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से जो 7 इंडिपेंडेंट थे, 4 ने इस इंडिया गठबंधन की सरकार जो लेड बाई उमर साहब हैं, उमर साहब के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसको 4 इंडिपेंडेंट ने भी सपोर्ट किया और एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी किया। तो कुल जमा उनके 54 इस समय वो सदस्य हो गए हैं इन 90। पीडीपी 3 है, वो बीजेपी के साथ अब जाएगी नहीं, क्योंकि पीडीपी की ये हालत केवल इस वजह से हुई है क्योंकि उसने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि ये जो 90 सीट्स हैं उसमें कश्मीर रीजन की 47 और जम्मू रीजन की 43 हैं। उस 47 जो कश्मीर रीजन की है, उस 47 में 41 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं, मतलब इंडिया, माफ़ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। अदर्स 6 हैं, जिसमें बीजेपी 0 सीट है, बीजेपी वैली में एक भी सीट नहीं जीती है। जम्मू में 43 सीट्स हैं, जहाँ पे बीजेपी जो अपनी 29 सीट है टोटल सीट, वो जम्मू रीजन से जीत के आई है। इंडिया गठबंधन वहाँ पे 8 सीट जीता है और अदर्स 6 सीट हैं। और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा था जम्मू में, और इसीलिए शायद सीटों में थोड़ी कमी रह गई है इंडिया गठबंधन की, लेकिन वो उनके फिर भी क्लियर मेजॉरिटी है। जब चुनाव हो गया और विधानसभा की बैठक आहूत हुई, तो वहाँ पे यूनानिमस, सर्वसम्मति से 7 बार के विधायक, चरारे शरीफ से 4 बार के विधायक रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम रैदर जी को बना दिया गया स्पीकर। 7 बार के विधायक हैं, सीनियर आदमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब जब ये अभी मंडे को 7 तारीख को ये एडजर्नमेंट मोशन आया, तो भाई इसको लाने वाले 9 लोग थे, और उस 9 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम, मतलब इंडिया गठबंधन के ही लोग थे। स्पीकर भी इंडिया गठबंधन का, हालांकि वो माना जाता है कि वो नॉन पार्टीसन है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता, लेकिन उन्होंने उस एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये सब जुडिस है और सब जुडिस पे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। और हालांकि इसके सपोर्ट में पीडीपी भी आ गई थी,
तो सपोर्ट ज़्यादा था, 54 से भी ज़्यादा था। अब ऐसा लगा इस सारी चीज़ों में कि जो स्पीकर साहब थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे बीजेपी के इशारे पे सारा काम हो रहा है। और ये मैं पूछूंगा क्यों भाई, आखिर आपने इसको रिजेक्ट क्यों किया? पहला कहना यह है कि देखिए, जब वक्फ बिल आया तो उसके तुरंत बाद तमिलनाडु सरकार में विधानसभा में सारे दलों को मिलके, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के सारे दल, जितने दल थे, सबने मिलके, इंक्लूडिंग एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं वो बहुत ही एक दूसरे के घनिष्ठ विरोधी हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। लेकिन जब वक्फ बिल की बात आई तो वहाँ पे एआईएडीएमके, डीएमके सब ने मिल के बीजेपी के विधायकों को छोड़ के ये निर्णय लिया कि नहीं, वक्फ बिल को हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। अब मुख्य बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ मुस्लिम की मेजॉरिटीज़ है। तो लोगों, नेताओं का ये कहना है कि साहब, जब तमिलनाडु जिसपे हिंदू आबादी 5-6% से कम है, 5.5% के आसपास है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर वक्फ बिल को नहीं लागू करेंगे, इस पर अगर डिबेट करता है और दिन भर बहस करता है, उसके बाद वोट करवाता है और ये लागू होता है कि नहीं, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो एक जम्मू कश्मीर जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे आपको वक्फ बिल पे बातचीत करने में क्या दिक्कत है? आप बात ही करने को नहीं तैयार हैं। और बात करने को तो यहाँ एक ही आदमी है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा ही पास हो गया। सैटरडे को राष्ट्रपति महोदय ने उस पर दस्तखत कर दिया, वो लॉ बन चुका है। अब ये क्यों, इसको समझना ज़रूरी है। एक तो क्यों ये बिल्कुल साफ है कि अमित शाह जो हैं वो ट्यूसडे को, अगले रोज मंडे को ये सब हुआ, 7 तारीख को, 8 तारीख को अमित शाह श्रीनगर पधार रहे थे। तो जब मतलब शहनशाह तो कोई और हैं, अगर महामंत्री जी आ रहे हो तो उनकी गुस्ताखी में मतलब इस तरह की कोई बात हो, एक कारण तो यही लगता है। और ये साफ दिखाई देता है कि ओमर अब्दुल्ला साहब अमित शाह को खुश करने के लिए उन्होंने इस बिल को मतलब रिजेक्ट करवा दिया है। नहीं, अरे इस बिल को माफ़ कीजिएगा, इस एडजमेंट मोशन को रिजेक्ट करवा दिया है। और ये बिल्कुल साफ है कि इंस्ट्रक्शन उनको कहाँ से आए होंगे, इसमें भी कोई गेस करने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब अमित शाह वहाँ आए तो अभी आप फोटो भी निकली है सब में, और ये पूरा डिटेल में पढ़िएगा इस खबर को। अमित शाह साहब श्रीनगर के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बात करने आए थे। होम मिनिस्टर हैं, क्या वो डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं? लेकिन चलिए, वो आए, उन्होंने डेवलपमेंट कैसे होगा इसके लिए मनोज सिन्हा को बिठा के, उमर अब्दुल्ला साहब को बिठा के इस पर डिस्कशन किया। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप उसको स्टेट मानते हैं, अगर आप उसको ये मानते हैं कि आगे आने वाले समय में वो फुल स्टेट फिर से उसको वापस मिलेगी, तो मनोज सिन्हा की भी वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इलेक्टेड पीपल्स वर्डिक्ट से आया हुआ आदमी मुख्यमंत्री है और उससे आपको बात करनी चाहिए थी। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठाना मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं था। दूसरा ये है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ध्यान दिलाना ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला साहब, ये जो मीटिंग हुई उसके बाद सिक्योरिटी पे मीटिंग होनी थी, तो उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहा गया कि आपको इसमें ज़रूरत नहीं, आप अपना घर जाइए, आराम करिए। मतलब जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है और उसमें वहाँ का चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है। मतलब होम मिनिस्टर साहब अपना अफसरों से बातचीत करके वो निकल जा रहे हैं। ये भी एक सोचने की बात है कि इतनी बेइज्जती उमर अब्दुल्ला साहब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या कोई ईडी की फाइल उनके पास भी है? क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया हुआ है जिससे उनको लगता है कि वो आने वाले समय में अगर इंक्वायरी हुई तो वो परेशानी में फंस सकते हैं? क्या डर है? डर क्या है? कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी तो उनकी, आप बीजेपी के रहम करम पे भी नहीं, आप तो अपने इंडिया गठबंधन पे, तो किस बात का डर है? मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी लगती हैं कि एक तो हर एक आदमी इस देश में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, उसको लगता है भैया इंक्वायरी हो जाएगी तो मालूम नहीं हम कहाँ फंस जाएं। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए आपसे करूं कि फेडरलिज्म के ऊपर हमला है। जो हमारे राज्य हैं उनके इंडिपेंडेंस, उनके जो ताकतें हैं, उनके जो पास पावर है, उस पर सीधे सीधे केंद्र सरकार उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसके विपक्ष में, इसके विरोध में जो सबसे मुखर आवाज़ है उसका नाम स्टालिन है। तमिलनाडु में बैठ के वो बिल्कुल ठीक ढंग से इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं कि
ये फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है, चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे वो डिलिमिटेशन की बात हो, चाहे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, वो उस लार्जर एक जो इशू है उसको एड्रेस करने में कामयाब हो रहे हैं। और स्टालिन के पास इस समय वो लीडरशिप पूरे देश की आ गई है, जो स्टेट की स्वायत्तता, स्टेट को कैसे आप उसकी ताकत ना कम करिए, आप सारा कुछ केंद्र 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 कर रहे हैं, उसको कैसे रोकिए। क्योंकि मेरे हिसाब से उमर अब्दुल्ला की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं, एक ऐसी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जहाँ के मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे एक समय स्वर्ग कही जाने वाली भारत, वो दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाली स्टेट। और इस समय स्टैंड लेना उमर साहब को इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती बहुत हो रही है। वो कोई ओकेजन नहीं छोड़ रही बीजेपी, चाहे वो बकरीद हो, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कुछ हो, इनको टारगेट करो, इनको तंग करो। ये साफ साफ नज़र भी आ रहा है। ऐसे में वो क्यों नहीं खड़े हैं? ऐसे में वो क्यों वक्फ बिल के साथ उन्होंने कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मेरे हिसाब से छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उस पर आपको बिल्कुल खड़े रहना है, जिस तरह से स्टालिन साहब ने एक रास्ता दिखाया है। और वहाँ तो आपकी सरकार थी, आपको सरकार गिरने का भी खतरा नहीं है। और अगर आपकी सरकार इस मसले पे गिर जाती है तो आप इससे ज़्यादा सीटें लेके जीत के आओगे, ये भी बता दें। लेकिन शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, ईडी का, सीबीआई का इतना ज़्यादा डर है, इतना ज़्यादा आतंक है कि एक ऐसा निर्णय जिसमें कश्मीर वासियों का भला हो, जिसमें कश्मीर एवरेज कश्मीरियत जो कश्मीरियत है उसकी रिस्पेक्ट हो, उसका अपना गर्व हो, उसको बचाने में शायद उमर साहब बिल्कुल अब नाकाम हो रहे हैं। इलेक्शन भले ही जीत के वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन उसी आवाम ने उनको जो लोकसभा इलेक्शन में धूल चटा दी थी, ये याद रखिएगा। तो अगर आप विल ऑफ द पीपल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मेरे ख्याल में वो आम आवाम, आम जनता का जो प्रेम और जो समर्थन आपको मिला है उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।